हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना 2020। फ्रेंड्स, मैं सुहानी सीटेट के इन 40 दिनों के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मैंने टेट और सीटेट दोनों क्वालिफाई किया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपकी जो सीटेट की तैयारी चल रही है वो बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं सुहानी सीटेट से संबंधित हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एजुकेशन एरिना 2020 में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग का अवसर जुटाना। हमारा ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। और हमारा ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना। और हमारा ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस निदात्मक परीक्षण की बात की गई है। तो निदात्मक परीक्षण वह होता है जिसमें बालकों की जो त्रुटियाँ होती हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनकी पहचान करना और उनकी पहचान करने के बाद उसका उपचार करना, यानी उन्हें ठीक करना उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए व्याकरण विधि, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सूत्र विधि और सी ऑप्शन है हमारा प्रत्यक्ष विधि और हमारा डी ऑप्शन जो है वो है अनुवाद विधि। तो फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण की इसमें बात की गई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब बच्चा विद्यालय आता है तो उसके पास अपना एक भाषाई संसार होता है और इसलिए हम भाषा शिक्षण की जिन भी विधियों का प्रयोग करते हैं उसमें इस भाषाई संसार को शामिल करते हैं, यानी उसकी मातृभाषा को भी शामिल करते हैं, जिससे बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख सके। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सी ऐसी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है मौन पठन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना और ऑप्शन सी है हमारा बोल कर पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा द्रुत गति से पढ़ना, यानी तेज़ गति से पढ़ना। तो फ्रेंड्स, सस्वर वाचन जो होता है हमारे पठन कौशल का एक पार्ट होता है। हमारा पहला पार्ट जो होता है वो सस्वर वाचन है और हमारा जो दूसरा पार्ट है वो मौन वाचन होता है। और जो सस्वर वाचन होता है इसमें स्वर सहित पाठ को पढ़ते हुए अर्थ को ग्रहण किया जाता है, जबकि मौन वाचन चुपचाप पढ़ते हुए पाठ के अर्थ को ग्रहण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम और अर्जन में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो इसमें पूछ रहा है अधिगम और अर्जन में जो मेन अंतर है वो क्या होता है। हमारा पहला ऑप्शन है भाषा की कठिनाई स्तर, हमारा बी ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक और हमारा सी ऑप्शन है भाषिक परिवेश की उपलब्धता, हमारा डी ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। तो फ्रेंड्स, अधिगम वह होता है, अधिगम का मतलब है बालक विद्यालय में जाकर एक निश्चित वातावरण, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित शिक्षक के द्वारा ज्ञान को सीखता है। और जो कि हमारा अर्जन का जो अर्थ होता है वो कहीं भी कभी भी किसी भी बात को या ज्ञान को सीख लेना अर्जन कहलाता है। तो फिर इन दोनों के बीच में जो मेन अंतर है वो होता है वातावरण, यानी कि हमारा अधिगम का वातावरण अलग होता है और अर्जन का जो वातावरण होता है वो अलग होता है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर होगा भाषिक परिवेश की उपलब्धता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, ऑप्शन नंबर ए है हमारा उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, ऑप्शन बी है हमारा उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी है उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए और हमारा जो डी ऑप्शन है उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो फ्रेंड, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वह नॉर्मल बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी उनमें शारीरिक अक्षमता होती है।
तो फ्रेंड्स हमें कभी भी बच्चों के किसी भी कमी को तो फ्रेंड्स बच्चों के साथ कभी भी हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उनको लगे कि वह उन्हें बेबस या कमज़ोर समझ रहा है, क्योंकि इससे उनके अंदर जो होता है ज्ञान भावना का विकास हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। हमारा पहला ऑप्शन है द्रुत गति से पठन की योग्यता विकसित करना। हमारा ऑप्शन बी है भाषा की नियमबद्धता को सीखना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सहपाठियों की सहायता से पढ़ना। तो फ्रेंड जो पूरक पठन सामग्री होता है वो पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला, यानी जिस उद्देश्य को बच्चा पूरा करना चाहता है उसे पूरा करने के लिए वह पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो अन्य सामग्री को पढ़ता है, जैसे समाचार पत्र, मैगजीन वगैरह, तो ये हमारा पूरक पाठन सामग्री के अंतर्गत आता है। तो फिर हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए है द्रुत गति की योग्यता विकसित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में कहानियाँ, यानी भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या हैं, क्या इसका उद्देश्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मनोरंजन का साधन। हमारा ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। तो फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन जो है भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो फ्रेंड्स जहाँ आपको एकमात्र एक ही केवल दिखे वहाँ पे तो आपका ये आंसर नेगेटिव होता है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और हमारा मनोरंजन का जो साधन है तो ये तो होता है, और पाठ्य पुस्तक का भी एक पाठ है कहानी में। और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन का विकास की संभावना लिए होती है। तो फ्रेंड जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में कौन सी बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड इसमें वो कौन सी ऐसी बिंदु है जो भाषा शिक्षण में कम महत्वपूर्ण होती है, ये हमें पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है भाषाई अभ्यास। हमारा बी ऑप्शन है भाषाई प्रवेश। हमारा सी ऑप्शन है पाठ्य सामग्री। और हमारा डी ऑप्शन है परीक्षाएं। तो फ्रेंड भाषा शिक्षण में हमारा भाषा का भी अभ्यास होता है, भाषिक परिवेश में भी हमारा होता है, और पाठ्य सामग्री भी इसमें होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो निगेटिव आंसर है और निगेटिव ही पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है। हमारा पहला ऑप्शन है आगमन विधि। हमारा बी ऑप्शन है निगमन विधि। और हमारा सी ऑप्शन है प्रदर्शन विधि। और हमारा डी ऑप्शन जो है वो है प्रोजेक्ट विधि। तो फ्रेंड्स सूक्ष्म से स्थूल की शिक्षण का मतलब होता है नियम से उदाहरणों की ओर। तो जैसा कि हमारा पहला ऑप्शन है आगमन विधि, तो आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, इसके बाद नियम बताया जाता है, जबकि निगमन विधि जो है इसमें पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद में उदाहरण दिया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है, यानी कविता शिक्षण की बात नहीं कर रहा है इसमें। हमारा पहला ऑप्शन है उद्बोधन विधि। हमारा दूसरा ऑप्शन है प्रवचन विधि। और हमारा तीसरा जो ऑप्शन है स्पष्टीकरण विधि। और हमारा चौथा ऑप्शन जो है ये सभी। तो फिर हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है कि गद्य शिक्षण में ये तीनों होंगे, यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ये सारे सभी हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए स्वस्थ मनोविनोद। हमारा बी ऑप्शन है स्मृति शक्ति का विकास। हमारा सी ऑप्शन है कल्पना शक्ति का विकास। और हमारा डी ऑप्शन है ये सभी। तो फ्रेंड कविता शिक्षण से स्वस्थ मनोविनोद का मतलब होता है मनोरंजन, तो कविता से हमें मनोरंजन भी होता है। और स्मृति शक्ति का विकास जो होता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है आपने अगर छोटी कक्षा में कोई कविता याद की होगी तो अभी भी याद होगी, यानी स्मृति शक्ति का भी विकास इसमें होता है और कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्याकरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें नहीं है पूछ रहा है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ज्ञान, बी है हमारा मनोरंजन, और सी है हमारा कौशल, और डी है हमारा ज्ञान उपयोग। तो फ्रेंड्स व्याकरण से जैसा कि आपको पता है ज्ञान भी होता है, कौशल का विकास होता है और ज्ञान के लिए उपयोगी भी होता है। और हमारा जो ऑप्शन बी है मनोरंजन, हमें व्याकरण से कोई मनोरंजन नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन जो है उसमें दिया है कई उत्तर होते हैं, तो फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कई उत्तर नहीं होते हैं, 4 विकल्प होते हैं जिसमें से एक ही उत्तर हमारा सही होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता, तो इसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता भी होती है। और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है एक ही उत्तर होता है, हमारा ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। तो फ्रेंड्स जो आधारभूत कौशल है, हमारा जो पठन कौशल है वो 4 होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें कौन सा कौशल नहीं है ये पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर इसमें होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना का मूलाधार होता है। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना जो होता है वो हमारा पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच की कड़ी होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन ये है पूर्व ज्ञान, हमारा बी ऑप्शन है सहायक सामग्री, और हमारा सी ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्य, और हमारा डी ऑप्शन है समस्यात्मक प्रश्न। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता चल गया कि हमारा कौन सा आंसर इसमें राइट होगा, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा। तो फ्रेंड्स हमारा पहला जो ऑप्शन है विश्लेषण विधि, हमारा बी ऑप्शन है उदाहरण विधि, और हमारा सी ऑप्शन है समानुमान विधि, और हमारा जो डी ऑप्शन है सत्यापित विधि। तो फ्रेंड्स जो आगमन विधि होता है इसमें जैसे कि आपको हमने बताया, इसमें पहले उदाहरण होता है, फिर उसके बाद में नियम बताया जाता है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण विधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा व्यंजन आघोष अल्पप्राण है। तो फ्रेंड्स जो आघोष होता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंपन या झंकार नहीं होती उन्हें आघोष व्यंजन कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमारा पहला और वर्णों का पहला और दूसरा अक्षर आता है। और हमारा जो अल्पप्राण है, अल्पप्राण वह होते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अल्प ध्वनि निकलती है, तो हमारा होता है अल्पप्राण। और अल्पप्राण में हमारा पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन वर्ण आता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो कॉमन है वो ए है, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भिखारी को भिक्षा देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। हमारा पहला ऑप्शन है कर्म कारक, हमारा बी ऑप्शन है करण कारक, और हमारा सी ऑप्शन है संप्रदान कारक, और हमारा डी ऑप्शन है संबंध कारक। तो फ्रेंड जहाँ पे किसी भी चीज़ को देकर न लेने की संभावना व्यक्त हो तो वहाँ पे हमारा चतुर्थी विकल्प यानी संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ भिखारी को राजा फिर दे रहा है, भिक्षा दे रहा है, तो उसे वापस तो लेगा नहीं, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें संप्रदान कारक होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला ऑप्शन है अद्भुत रस, और हमारा जो बी ऑप्शन है वीर रस, हमारा सी ऑप्शन है राउंड रस, और हमारा डी ऑप्शन जो है वो है शांत रस। तो फ्रेंड्स जो अद्भुत रस होता है इसमें आश्चर्यचकित बातों का बोध होता है, और हमारा बी जो ऑप्शन है वीर रस, इसमें उत्साह की बात होती है, और हमारा जो सी ऑप्शन है इसमें रौद्र यानी क्रोध का भाव प्रकट होता है, और शांत रस में तो शांत का भाव प्रकट ही होता है। तो इसीलिए हमारा जो समर भयंकर अतिबल वीरा लाइन है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें किसी भयंकर मतलब यानी कि बहुत बड़ा शरीर वाले की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे होगा हमारा पहला ऑप्शन सही, अद्भुत रस। हमारा
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण स्वभाव दशा का वर्णन करने वाली संज्ञा कहलाती है। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, और हमारा जो सी ऑप्शन है यानी तीसरा ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा है, और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स इसमें किसी व्यक्ति के वस्तु के गुण की स्वभाव की और दशा की सभी का वर्णन किया गया है, इसीलिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें व्यक्ति के सभी स्वभाव और दशा का वर्णन किया गया है। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि हमारा कौन सा आंसर इसमें सही होगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है मना प्लस हर, हमारा बी ऑप्शन है मनो प्लस हर, हमारा सी ऑप्शन है मना प्लस ओहरा, और हमारा डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता है हमारा राइट आंसर जो क्या है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मना प्लस हर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है सीटेट के एग्जाम में हमारा जो 15 क्वेश्चन होता है वो शिक्षण कौशल से आता है, और हमारा जो 15 क्वेश्चन और होता है वो 2 पैसेज दिए होते हैं, उसमें से हमें आंसर को छांटना होता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि इसमें आपको पैसेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिससे आपका आंसर ढूंढने में आसानी हो और हमारे टाइम की बचत हो। तो फ्रेंड चलते हैं अपने पैसेज की ओर। तो फ्रेंड पैसेज को पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ लें, ताकि हमें आंसर को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो और हमारा टाइम भी बच जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि शिक्षा का अर्थ है, यानी शिक्षा का इसमें क्या अर्थ है, और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दयाल चंद जी सोनी द्वारा लिखी पुस्तक का भाव है, यानी कि उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का भाव क्या है, ये पूछ रहा है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गद्यांश के अनुसार शिक्षा क्या है, यानी कि इस पर हमारा गद्यांश के अनुसार शिक्षा का भाव क्या बता रहा है, ये हमें बताना है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है गद्यांश के अनुसार जागरण का विकल्प होगा, तो सॉरी यहाँ विकल्प नहीं, यहाँ विलोम होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने पैसेज की ओर कि हमारा पैसेज का भाव क्या है, ताकि हम अपने आंसर को अच्छे से जल्दी से ढूंढ सकें। हमारा पैसेज है, किसे कहूँ मैं शिक्षा क्या है, शिक्षा का सच कैसा होता है, शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है, पढ़ा लिखा समाज मेरे गुरु श्री दयाल चंद जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए हैं। इस पुस्तक का नाम है हूँ अड़िभाड़ियों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है। फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम है शिक्षा। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम जान लें कि कौन सा बालक कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर अथवा उसके मन मस्तिष्क में कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक पाठशाला में आया है उसको पहले हम पढ़ें और बालक को पढ़कर पहचानने की वह क्या है, सुसुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है शिक्षा क्या है। तो फ्रेंड्स हमने पैसेज में पढ़ा है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा शक्तियों को जगाने का नाम ही शिक्षा है। यहाँ पे हमारा ये आंसर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्तुत करना। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर मिला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्तुत करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दयाल चंद जी सोनी द्वारा लिखी पुस्तक का भाव क्या है। तो पैसेज में आपने देखा कि इसका भाव क्या है, इसका भाव है हमारा, देखिए यहाँ पे पैसेज लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो है वो मिल चुका है। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है,
और बी ऑप्शन है शिक्षा जीवन का सार है। हमारा सी ऑप्शन है शिक्षा को कहाँ खोजें, और हमारा डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको आंसर तो मिल गया है। हमारा पहला जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सही है कि हर पढ़ा लिखा समाज आदमी अनपढ़ है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार शिक्षा क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बालक के जन्म के साथ बालकों को मिली प्रतिभा का विकास। ऑप्शन नंबर बी है बालक की सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। तो फ्रेंड्स पैसेज में आपने अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए हमें आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला और दूसरा दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार जागरण का विलोम क्या है। तो फ्रेंड्स जागरण का जो विलोम होता है वो होता है सुषुप्त। हमारा राइट आंसर बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैसेज से है। निम्नलिखित पदांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बंधी है नाव बांसे की खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान, कंधों पर हल रखे रवाते हुए गाय बैल, तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने, शाम को जब वे लौटते हैं घर ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हों करते हैं सियार। माँ यदि तुम बुरा ना मानो तो बड़ा होकर मैं नाविक बनना चाहता हूँ और जाना चाहता हूँ उस पार। तो फ्रेंड्स हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ा है, जिससे हमारा जो क्वेश्चन ढूंढने में हमें कोई तकलीफ ना हो, और टाइम को बचाते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूछ रहा है बालक बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। तो जैसा कि आपने पैसेज में पढ़ा है कि बालक बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, नाविक बनना चाहता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, नाविक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है को हो शब्द है, जो सियार को हो शब्द निकालते हैं गन्ने के खेतों में, आप लोग को पता होगा, गाँव से अगर रिलेटेड होंगे। तो ये किस चीज़ का मतलब सूचक है। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि सूचक शब्द, विस्मय सूचक और प्रसन्नता सूचक, और हमारा डी ऑप्शन है करुणा सूचक। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर पता हो गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन का ये आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये एक ध्वनि सूचक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय बैल उस पार क्या करने जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने पैसेज में तो देखा होगा कि गाय बैल क्या करने उस पार जाते हैं। हमारा जो आंसर है इसी में है, घास चरने जाते हैं, जैसा कि आपने पैसेज में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घास चरने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश में दिए गए शब्दों में से निम्न कौन संज्ञा शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कि संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नदी, हमारा बी ऑप्शन है गाय बैल, और हमारा सी ऑप्शन है शाम, और हमारा डी ऑप्शन है रमभाना। तो फ्रेंड्स रमभाना ये कोई संज्ञा शब्द नहीं है। तो हमारा इसीलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक नाविक क्यों बनना चाहता है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है वह पैसा कमाना चाहता है, ऑप्शन बी है वह खेती करना चाहता है, और ऑप्शन सी है वह उस पार की दुनिया को देखना चाहता है, और हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह समाज से जुड़ना चाहता है। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर अच्छे से पता है कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, वह उस पार की दुनिया को देखना चाहता है। तो फ्रेंड्स हमारा सीटेट का ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।